हर सुबह जब सूरज क्षितिज पर चढ़ता है तो पूरी दुनिया को ये एहसास होता है कि सुबह हो गई है। हर एक सुबह अपने साथ एक नया पैगाम लेकर आती है। हमें ये एहसास दिलाती है कि कैलेंडर की तारीख और दिन दोनों ही बदल चुके हैं। मगर क्या आपने कभी ये सोचा है कि ना जाने पिछले कितने हजारों करोड़ों सालों से कुदरत का ये निजाम यूं ही बदस्तूर जारी है। हर दिन सूरज आसमान में चढ़ता है और शाम होते ही ढल जाता है। इस ग्रह पृथ्वी पर इस नजारे को देखने के लिए 800 करोड़ इंसान मौजूद हैं। मगर हमारे सौरमंडल के 7 और ग्रहों पर यह नजारा देखने के लिए वहां पर कोई मौजूद नहीं है। वहां भी रोजाना सूरज चढ़ता और ढलता है, मगर उनकी खूबसूरती की तारीफ करने के लिए वहां पर कोई भी मौजूद नहीं है। कहीं पर उगते हुए सूरज का नजारा बेहद चटक और चमकीला है, तो कहीं पर डूबता हुआ सूरज बेहद नीला और खूबसूरत दिखाई देता है। सौरमंडल के प्रत्येक ग्रह पर सूरज के उदय और अस्त होने का ये मंजर अलग अलग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी पर रहते हुए तो आपने ये नजारा हजारों बार देखा होगा, मगर आज आप जो देखने वाले हैं वो वाकई आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ, आज हम चलेंगे सौरमंडल के दूसरे ग्रहों पर और वहाँ से सूरज को उगता और ढलता देखेंगे। साथ ही उन बातों पर भी निगाह डालेंगे जो विभिन्न ग्रहों पर सूरज की दिखावट और रंग रूप को प्रभावित करती है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह शुक्र यानी कि वीनस पर। अरे यहाँ इतना अंधेरा क्यों है भाई? कहीं रात तो नहीं हो रही? नहीं, ये दिन का ही वक्त है, लेकिन फिर भी इतना अंधेरा क्यों? वेल, ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है अगर आप शुक्र ग्रह की सतह पर खड़े होकर सूर्योदय देखने का प्रयास करेंगे तो। हाँ, एक वक्त के लिए हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि आपने जैसे तैसे करके शुक्र ग्रह के 800 डिग्री के जलाकर राख कर देने वाले तापमान को सहन कर लिया और आप इसकी सतह तक भी आ पहुँचे, तो यकीन मानिए आपकी मेहनत बर्बाद ही जाएगी, क्योंकि आप सूरज को तो दूर बल्कि रोशनी की एक किरण को भी नहीं देख पाएंगे। और इसका सिंपल सा कारण है शुक्र ग्रह का बेहद सघन वायुमंडल, जो सूरज से निकल रही रोशनी की एक किरण तक को पार नहीं जाने देता। यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड के ये घनघोर बादल हमेशा सतह को अपने साए तले छिपाए रखते हैं, जिसका परिणाम ये निकलता है कि यहाँ पर कभी भी जमीन तक रोशनी पहुँच ही नहीं पाती है। यहाँ अक्सर अंधेरा ही रहता है। जरा सोचिए तो सही, फौलाद तक को पिघला देने वाली गर्मी और ऊपर से घोर अंधेरा। वाकई अगर इस जहान में कहीं नर्क होगा तो वो हूबहू शुक्र ग्रह के जैसा ही दिखता होगा। खैर, अब शुक्र ग्रह के बाद बारी है हमारे सपनों की मंजिल मंगल ग्रह की। आज इंसान मंगल पर बसने के सपने देख रहा है और इन्हीं सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत में जुटा हुआ है। मंगल ग्रह पर तमाम लैंडर्स, रोवर्स और हेलीकॉप्टर रोबोट्स भेजे गए हैं, जो निरंतर ग्राउंड जीरो से हमें वहां के हाल बयान करते रहते हैं। इस कड़ी में हमने मंगल ग्रह की सतह पर रहते हुए वहां के आकाश में सूरज की प्रेजेंस को भी नोटिस किया है। लकीली हम वहां होने वाले सनसेट को भी देख पाए हैं, एंड आई एम श्योर वो नजारा आपको आश्चर्यचकित करके रख देगा। जी हाँ, मंगल की सतह से सूर्यास्त कुछ ऐसा दिखता है। नीले आसमान में सफेद रोशनी के साथ धुंधला सूरज धीरे धीरे अपनी आभा खोता है और जल्द ही क्षितिज पर अंधेरा घर कर लेता है। आई मीन आफ्टर सनसेट चंद मिनटों में होराइजन तक सब अंधकार की जद में आ जाता है। मंगल की सतह से देखने पर सूर्यास्त और सूर्योदय में कुछ खास फर्क नहीं दिखाई पड़ता। ऑब्वियसली दोनों इवेंट्स होने की डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है, बट इसकी फिजिकल अपीयरेंस बिल्कुल सेम लगती है। अब क्योंकि मार्स पर बहुत सारी लाल धूल है, इसलिए इसके आसमान में तो अधिकतर लाल रंग ही नजर आता है, परंतु सूरज के उगने और डूबने से कुछ पहले और बाद में कुछ ऐसी नीली रोशनी भी दिखाई पड़ती है। तो जहां एक तरफ मंगल पर सूरज का दृश्य नीला है, वहीं शनि के मशहूर चांद टाइटन से ये नजारा कुछ ऐसा दिखता है। चारों ओर से हाइड्रोकार्बन्स के घने बादलों में घिरा ये चांद अपने आप में एक बेहतरीन नमूना है एक पोटेंशियल लाइफ होस्टिंग मून का। हालांकि यहाँ पर जिंदगी है या नहीं ये बाद की बात है, मगर फिलहाल तो हमारा फोकस है यहाँ पर होने वाले सूर्योदय और सूर्यास्त पर। जी हाँ, ये हैं वो तस्वीरें जिन्हें हुइगन्स प्रोब ने अपनी टाइटन यात्रा के दौरान लिया था। टाइटन के घने बादलों के बीच से होते हुए ये प्रोब सतह तक पहुंचा था। इस दौरान इसने बेहद बारीकी से इस ग्रह की वायुमंडलीय और भौगोलिक संरचनाओं का अध्ययन भी किया था। होराइजन से नीचे की ओर सरकते हुए सूरज के साथ आसमान भी रंग बदलता हुआ दिखाई पड़ता है। पहले पहले तो आसमान गहरे पीले रंग का दिखाई पड़ता है, मगर जैसे जैसे सूरज अस्त होना शुरू होता है आसमान रंग बदलकर नारंगी और फिर गहरे भूरे रंग का हो जाता है। वाकई
ये कमाल का नजारा है। तो ये तो बात रही शनि ग्रह के चांद टाइटन की, मगर बाकी के ग्रहों जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून का क्या? वेल, इन गैस जाइंट्स पर वैसे तो आज तक कोई प्रोब नहीं उतरा है। इनफैक्ट उतरेगा भी कैसे? यहाँ कोई ठोस सतह जो नहीं है। वास्तव में ये चारों जोबियन प्लैनेट्स गैसों के संगठन से मिलकर बने हैं। इनकी कोई ठोस चट्टानी सतहें नहीं है, बल्कि ये अपने आप में गैसीय बादलों का एक ढेर है जो एक ग्रह की संरचना लिए हुए है। आज तक इन ग्रहों से सूरज के उदय या अस्त होने का कोई नजारा कैमरे में तो कैद नहीं हुआ, बट थैंक्स टू द जर्मिनो विलेनोवा, जो कि एक प्लेनेटरी साइंटिस्ट हैं नासा के गुडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में, उन्होंने हाल ही में एक शानदार सिमुलेशन तैयार किया है जिसकी मदद से हम अलग अलग ग्रहों पर होने वाले सूर्योदय और सूर्यास्त को देख सकते हैं। इस सिमुलेशन में तमाम वैज्ञानिक कारकों को मद्देनजर रखते हुए ये विजुअलाइजेशन तैयार किए गए हैं और इस पर नासा का ये दावा है कि काफी हद तक ये बात मुमकिन है कि वाकई इन ग्रहों पर सनसेट कुछ ऐसे ही नजर आता हो। और इस कड़ी में सौरमंडल के सबसे विशालकाय ग्रह बृहस्पति पर यह नजारा कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है, तो वहीं इसके पड़ोसी ग्रह शनि ग्रह पर यह मंजर कुछ ऐसा दिखता है। चारों ओर मैग्निफिसेंट रिंग्स और उनके पीछे से उदय होता हुआ सूरज, वाकई ये नजारा देखते ही बनता है। इस दौड़ में अंतिम दो ग्रह अरुण और वरुण भी कुछ पीछे नहीं है, लिहाजा सूरज से बेहद दूर होने के चलते वहां पर रोशनी बेहद कम पहुंचती है, इतनी कम कि वहां डे टाइम में भी सूरज बेहद धुंधला और बुझा बुझा सा लगता है। -200 डिग्री सेल्सियस के जमा देने वाले तापमान में रोशनी की ये किरणें क्या ही गर्मी का एहसास कराएंगी। हालांकि इतना जरूर है कि ये एक प्रतीक है यहाँ भी सूरज के इन्फ्लुएंस और लाइट एनर्जी के एमिशन का। खैर, सूरज की पहुंच इससे भी बेहद दूर तक है, इतनी दूर जितना कि हम सोच भी नहीं सकते। मगर बेशक सूरज की भी अपनी एक हद है और उस हद के पार शुरुआत होती है इंटरस्टेलर स्पेस की, एक ऐसी जगह जहां पर सिवाय कड़ाके की सर्दी और खालीपन के अलावा कुछ भी नहीं है। मगर जब हम इन्हीं इलाकों से होते हुए अपने नजदीकी तारामंडल तक पहुंचते हैं तो हमें कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलता है। जी हाँ, यह है धरती के करीब 4.5 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद प्रोक्सिमा सेंटोरी स्टार सिस्टम, जिसके एक प्लेनेट प्रोक्सिमा बी की सतह पर खड़े होकर आसमान को निहारने पर कुछ ऐसा नजारा सामने आता है। आसमान में एक नहीं बल्कि दो सूरज दिखाई पड़ते हैं। वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोक्सिमा सेंटोरी एक बाइनरी स्टार सिस्टम है जो अलग अलग तारों प्रोक्सिमा सेंटोरी और अल्फा सेंटोरी ए बी से मिलकर बना है। इस ग्रह के बारे में एक मजेदार बात यह है कि यहाँ पर मौजूद तापमान और वातावरण की अन्य परिस्थितियाँ जिंदगी के फलने फूलने के लिए बहुत ही ज्यादा अनुकूल हैं। साथ ही इस ग्रह का अपने दोनों ही सूर्यों के मध्य एक गोल्डीलॉक्स जोन में होना यहाँ पर पानी की तरल अवस्था में होने की संभावनाओं को और भी ज्यादा प्रबल करता है। पिछले कई सालों से वैज्ञानिक यहाँ पर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की तलाश में जुटे हुए हैं, मगर अभी तक उनके हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगा है। खैर, फिलहाल के लिए हमारे लिए ये जरूरी नहीं है कि वहाँ पर जिंदगी की तलाश कहाँ तक पहुँची, बल्कि अब आगे बढ़कर हम ये जानते हैं कि एक और नजदीकी तारामंडल ट्रैपिस्ट 1 से सूर्यास्त कैसा दिखेगा। वेल, ये एक कमाल का तारामंडल है क्योंकि यहाँ पर मौजूद पेरेंट स्टार साइज में हमारे सूर्य का केवल 8% ही है। ये तारा हमारे सौरमंडल के सबसे विशाल ग्रह बृहस्पति से बस थोड़ा सा ही बड़ा है। हालांकि ये अपनी रेड जायंट स्टेज में पहुंच चुका है, यानी कि इसमें मौजूद हाइड्रोजन खत्म होकर पूरी तरह से हीलियम में बदल चुकी है, जिसके चलते इससे निकल रही रोशनी और हीट में बेहद बड़ी गिरावट आई है। हमारी जानकारी के मुताबिक इस तारे के इर्द गिर्द 7 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, जिसमें से शुरुआती 2 ग्रहों पर जीवन होने की संभावना भी जाहिर की गई है। बात करें अगर इन ग्रहों से सूर्योदय के नजारे की, तो आसमान का मंजर कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। हालांकि हमें इन ग्रहों के वायुमंडल की फिलहाल बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, परंतु फिर भी हमारे अनुमान ये कहते हैं कि यहाँ पर सूर्यास्त और सूर्योदय का नजारा कुछ ऐसा ही दिखेगा। इन ग्रहों की सतह से देखने पर पृथ्वी की तुलना में यहाँ पर सूर्य 4 गुना तक ज्यादा बड़ा नजर आएगा, परंतु बेहद कम गर्म होने के चलते उससे निकल रही रोशनी बेहद धुंधली और फीकी सी लगेगी। आसमान का रंग सुर्ख लाल से लेकर गेहुआ तक हो सकता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में ये रंग भूरा और पीला भी दिख सकता है। वेल, आसमान के इन तमाम रंगों को देख के आपके जहन में ये सवाल नहीं आता कि आखिर वो कौन से कारक हैं जो अलग अलग ग्रहों में सूर्यास्त और सूर्योदय के दौरान वहां के आसमान के रंग और उस आसमान में सूर्य की मौजूदगी के नजारे को प्रभावित करते हैं। बचपन के दिनों से ही हम इस बात को लेकर काफी ज्यादा आश्चर्यचकित रहते थे कि वास्तव में पृथ्वी का आसमान नीला ही क्यों दिखाई पड़ता है। क्या ये पृथ्वी पर मौजूद महासागरों की रिफ्लेक्शन है या फिर वास्तव में ये बादलों के कारण नीला दिखाई पड़ता है।
इन तमाम कयासों के बाद हमने विज्ञान की किताब में ये पढ़ा कि पृथ्वी के आसमान का नीले दिखने का वास्तविक कारण ब्लू लाइट स्कैटरिंग का फिनोमिनन है। सुबह के वक्त जब सूरज क्षितिज पर चढ़ता है तो आसमान का रंग लाल और नारंगी के बीच होता है, मगर जैसे जैसे दिन के वक्त सूरज ऊपर चढ़ता है तो आसमान अपना रंग बदलकर कभी नीला तो कभी आसमानी से सफेद हो जाता है, और फिर जैसे ही वापस दिन ढलता है तो ये रंग फिर से संतरी और लाल हो जाता है। दरअसल रंगों की ये अदला बदली लाइट के अगेंस्ट हमारा ये आसमान किसी प्रिज्म की तरह काम करता है और दिन भर में सूरज से अलग अलग एंगल पर निकल रही रेज को स्कैटर करके आसमान का रंग बदलता रहता है। सतरंगी स्पेक्ट्रम का ये खेल सौरमंडल के हर एक ग्रह पर अलग ढंग से होता है। इसे मुख्यतः दो कारण प्रभावित करते हैं। पहला उस ग्रह के वायुमंडल की संरचना और दूसरा उस ग्रह की उसके पेरेंट स्टार से दूरी। हम सभी जानते हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी स्पीड और एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट मीडियम टू द मीडियम मैटर करता है। वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर यूजुअली गैसेस कंसिडर किया जाता है, बट इसमें भी मौजूद अलग अलग गैसेस की डेंसिटीज और ओवरऑल एटमॉस्फेयर में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स लाइट के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अर्थ एक ऐसा प्लेनेट जिसके वायुमंडल की संरचना में मुख्य तौर पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी गैसें शामिल हैं। यहाँ पर लाइट का बिहेवियर कुछ इस पैटर्न में दिखता है। सूरज के होराइजन से नजदीक होने पर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाली रेड लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर होती है, अदरवाइज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली ब्लू और वायलेट लाइट ही पूरे आसमान में छाई रहती है। हर एक प्लेनेट के कॉन्टेक्स्ट में थोड़े बहुत माइक्रो फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं, मगर ओवरऑल लाइट को इफेक्ट करने वाले ये मेजर फैक्टर्स यूनिवर्सली ही एक्ट करते हैं, जिसके कारण प्लेनेट टू प्लेनेट ये नजारा और आसमान का रंग वेरिएट करता रहता है। वैसे जुपिटर पर होने वाले सनसेट से आप कितने फैसिनेटेड हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। मैं आपसे मिलता हूँ रहस्य टीवी के एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।